नमस्कार साथियों। हम जियोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल पे आपका सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। हमने आज इससे पहले क्या पढ़ा था, यूनिकॉर्न ई कॉमर्स कंपनियों के बारे में पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके थे। आगे आज हम बात करने जा रहे हैं, आपके सबसे मेन टॉपिक है जो नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। इससे सीईटी हो या आरएस हो, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है, मतलब पूछा ही जाता है 101%। आप इसको नोट कर लेना। तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय आय। बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। तो राष्ट्रीय आय क्या है, संपूर्ण देश की आय के बारे में इससे चर्चा की जाती है कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, राष्ट्रीय आय गणना के उद्देश्य क्या क्या। सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय आय की गणना के करने के उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य ये होता है कि सबसे पहले अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था को मापन करने के लिए अर्थव्यवस्था का मापन करने के लिए मापन करना। इससे पता, ताकि हम ये पता चल सके कि अन्य देश है ना, उनकी तुलना कर सको आप, अन्य देश की तुलना। जैसे कि उस देश की ग्रोथ रेट कैसी है, वो देश कितना आगे बढ़ रहा है। जैसे चाइना हो गया, तो चाइना इंडिया से कितना आगे ग्रो कर रहा है, तभी तो निकाल पाएंगे। राष्ट्रीय आय नहीं निकालेंगे, हमें क्या कैसे पता चलेगा कि वो देश कितना ग्रो कर रहा है। तो राष्ट्रीय आय मापन करना सबसे जरूरी है। फिर इससे पता चलता है अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, जैसे कि वृद्धि दर जैसे 5% रह रही, 10%, तो इससे पता चल सकता है हमारी अर्थव्यवस्था सालों साल कितनी बढ़ रही है, जैसे ये ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जैसे 2015 में इतना था, 2022 आते आते 23 तक यहाँ पहुँच गया। तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ, अपने देश की जो नेशनल इनकम है वो ग्रो कर रही है। फिर इससे ये भी पता चलता है, अगर तरीके से यूज नहीं किया जाए तो संसाधनों का कुशलतम उपयोग भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं पेट्रोल डीजल फालतू में उड़ा दिया जाए। फिर भविष्य की चिंता भी देखनी पड़ती है कि भविष्य के लिए क्या हमने उत्पादन कर रखा है। तो इसी तरह राष्ट्रीय आय के मापने के 3-4 उद्देश्य होते हैं, इनको पता होना चाहिए। जब तक तो उद्देश्य पता नहीं होता उससे मतलब क्या है, तो उद्देश्य जान गए। अब इसकी विधियाँ, इसको मापन करते कैसे हैं, राष्ट्रीय आय की तुलना करते कैसे, मापन विधियाँ देखो। पहला राष्ट्रीय आय मापा जाता है राष्ट्र उत्पादन विधि के आधार पर। किस नाम पे? उत्पादन विधि, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन के आधार पे। मतलब पूरे देश भर में कितना प्रोडक्शन हुआ। जैसे मान लिया 10 टन चावल प्रोडक्शन हुए, 10 टन गेहूँ, 10 टन मूंगफली, ऐसे करके पूरा हमने जोड़ दिया और हमने बोल दिया कि हमारा देश का प्रोडक्शन इतना हुआ, तो ये हमारी राष्ट्रीय आय हो जाएगी। फिर या तो आय विधि, ये भी जोड़ सकते हैं। आय विधि मतलब कि पूरे देश की, जैसे कि मिडिल क्लास वालों की आय होगी 15 लाख, किसी की 20 लाख, 10 लाख, ऐसे करते करते पूरे संपूर्ण आय जोड़ दी और उसमें डिवाइड कर लो, आय विधि। तीसरा होता है व्यय विधि, कि कितना खर्चा कितना है। जैसे आपने फैक्ट्री लगाई, ए ने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी। अब ए ने फैक्ट्री लगाई है तो उसके लिए भूमि भी तो चाहिए, तो भूमि का क्या लग गया, किराया लगता है ना। फिर श्रम, लेबर लेके आएंगे, लेबर को पैसे देने पड़ेंगे। पूंजी लगाएगा तो उसको क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, बैंक से लिया। तो इन सब का जो पूरा कॉस्ट लगता है उसको बोलते हैं कारक। मतलब ये हो गया वह टोटल एक्सपेंसेज कितना है, इसके बेस पे भी आय निकाली जाती है। तो 3 तरह की विधियां होती है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो सबसे पहले ज़्यादा जो लोकप्रिय विधि है वो उत्पादन विधि, इसके ऊपर देखते हैं, हम चर्चा करते हैं उत्पादन विधि क्या होती है। बात करते हैं उत्पादन विधि की। उत्पादन विधि सबसे लोकप्रिय या चर्चित है और चर्चित। इसके अंदर भारत में जो राष्ट्रीय आय का मापन है ना, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन उत्पादन विधि से किया जाता है। बट इसके अंदर 4 मदें होती है, सम्मिलित की जाती है। जैसे पहला हो गया जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनडीपी और फोर्थ है एनएनपी। अब ये कौन सी अला बला है, एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, वो हम यहाँ आगे बात करते हैं। जैसे जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
मतलब कि या तो हिंदी में कहे तो सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, मतलब कि किसी एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लगा के वापस 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक, एक वित्त वर्ष में घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा में रहने वाले निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। मतलब कि एक घरेलू वर्ष के अंदर, उसके अंदर रहने वाले, एक वित्त वर्ष में घरेलू सीमा में रहने वाले निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं, जीडीपी। अब वित्त वर्ष देखो, वित्त वर्ष का मतलब हो गया आपके 1 अप्रैल से लगा के 31 मार्च तक का समय वित्त वर्ष हो गया। फिर निवासी, क्या लिखा हमने, कीवर्ड पकड़ो इसके, निवासी। निवासी मतलब 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भारत में रहने वाले विदेशी हो चाहे या भारतीय, 1 वर्ष से अधिक समय रहने वाले विदेशी और भारतीय तो है ही इसमें शामिल, तो इनके द्वारा। फिर घरेलू सीमा का मतलब क्या होता है, घरेलू सीमा मतलब कि आर्थिक सीमा, सरकार की आर्थिक सीमा, जहां सरकार को टैक्स मिलता हो, जहां तक आर्थिक सीमा तक। अब ये स्थलीय क्षेत्र में कितनी होती, स्थलीय क्षेत्र में, स्थलीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक, कहाँ तक, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, वहां तक। और तटीय क्षेत्र में बात करें तो तटीय क्षेत्र में, जैसे समुद्री एरिया, तटीय क्षेत्र के अंदर आएगा 12 नॉटिकल मील तक। कहाँ तक, ये ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, तटीय क्षेत्र में कितना होता है, 12 नॉटिकल मील। और 1 नॉटिकल मील्स के अंदर कितना किलोमीटर होता है, 1.85 सेंटीमीटर। फिर इसके अंदर कौन से आते हैं, जलयान तथा वायुयान, जिस देश से पंजीकृत होता है उसी देश में इसको काउंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ से हवाई जहाज लेके, हवाई जहाज क्या गया, या कोई भी शिप कार्गो लेके बाहर गया क्या, अपना माल, तो वहाँ पे इसकी जो इनकम होगी वो किस में काउंट होती है, घरेलू सीमा के अंदर, तो मतलब ये जीडीपी में काउंट होता है। फिर कोई फॉरेन के अंदर एम्बेसी बनी हुई, दूतावास, एम्बेसी मतलब फॉरेन के अंदर भारत के जो प्रतिनिधि होते हैं ना, गवर्नमेंट आईएएस ऑफिसर वगैरह, तो दूतावास या उसको आप बोल सकते हो एम्बेसी, तो उसके अंदर भी जो भी इनकम होती है वो भी किसकी होती, भारतीय। तो अंतिम वस्तु तथा सेवा, फिर हमने लिख रखा था अंतिम वस्तु या सेवा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु और सेवाएं जो उत्पादन की प्रक्रिया से निकल चुकी है, वस्तु और सेवा जो उत्पादन की प्रक्रिया से निकल चुकी है। जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं का उत्पादन होते होते क्या बनता है, बिस्किट बनेगा ना, तो हमारी फाइनल प्राइस किसकी होगी, बिस्किट की काउंट करेंगे, ना कि गेहूं की। तो क्यों गेहूं की कर ले, फिर बिस्कुट की कौन करे, तो बिस्किट में क्या क्या ऐड था, आपकी शुगर भी ऐड थी, लेबर भी ऐड है, इंडस्ट्री भी ऐड हुई, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने बिस्किट की प्राइस निकाली, जबकि गेहूं सिंगल प्राइस है। तो इसीलिए क्या होता है,
अंतिम वस्तु को किया जाता है। तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, एक वित्त वर्ष में घरेलू सीमा में रहने वाले निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्यों को क्या कहते हैं, जीडीपी। अब समझ गए। तो एक वित्त वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर रहने वाले निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा अंतिम वस्तु की सेवाओं को क्या बोलते हो आप, मूल्यों को जीडीपी बोलते हैं। जब अब तो आसान हो गया होगा आपकी डेफिनेशन। तो ये थी जीडीपी की डेफिनेशन। फिर होता है जीएनपी। क्या होता है, जीएनपी। जीएनपी इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या फिर आप कह दो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद वो था सकल घरेलू उत्पाद, ये है राष्ट्रीय। इसके अंदर क्या होता है, एक वित्त वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा के मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। एक वित्त वर्ष में, ये ध्यान रखना, एक वित्त वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा, कोई भी देश के नागरिक हो सकते हैं, तो उनकी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को क्या बोलते हैं, जीएनपी। जैसे फॉरेन का आदमी है तो फॉरेन के जीएनपी में काउंट होगा, इंडिया का है तो इंडियन। तो जीएनपी किसको बोलते हैं, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। मतलब कि जीडीपी, जीएनपी किससे कहते हैं, जीडीपी के साथ में क्या कर लो, इनफ्लो, मतलब फॉरेन, अपने आदमी फॉरेन में कितने हैं उसको ऐड कर लो, प्लस माइनस निकाल लो, फॉरेनर इंडिया में कितने काम कर रहे हैं उनकी इनकम को बाहर निकाल लोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, जीएनपी। मतलब ओवरऑल जीएनपी प्राप्त हो जाती है। इनफ्लो का मतलब क्या हुआ, इनफ्लो का मतलब हो जाता है विदेश में रहने वाले भारतीय। जबकि आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, भारत में रहने वाले विदेशी जिनके द्वारा आय अर्जित होती है। तो भारत, विदेशों में रहने वाले भारतीयों को जोड़ दो और भारत में रहने वाले विदेशियों की आय बाहर निकाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखें। फिर होता है, हमने क्या लिखा, एक एनडीपी, इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है, इसको काउंट करने के लिए एनडीपी बराबर, एनडीपी काउंट किया जाता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। एनडीपी कैसे काउंट किया जाता है, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है, आपने कोई भी, जैसे ए था, ए ने फैक्ट्री लगाई, एक साल फैक्ट्री में काम किया, जैसे उसने 1 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लेके आया और उसको लगा दी मशीन वगैरह, उसमें लेबर लगाई, 10,000 की लेबर लगा दी, 20,000 का उसका प्रोडक्शन किया। ऐसे करते करते नेक्स्ट ईयर इसको घाटा हो गया और इसने फैक्ट्री बेच दी बी को। तो इसने बी को कितने बेची, मात्र 80 लाख रुपए में। तो ये क्या हुआ, 20 लाख का घाटा हुआ ना। तो ये तो जीडीपी में से मूल्यह्रास जितना भी निकालते हो, साल भर के अंदर जितनी फैक्ट्रियाँ चली उनका ह्रास होता है, लो उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है, तो निकालने के बाद जो प्राइस पीछे बच जाती है उसको बोलते हैं एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, मतलब कि जो नेक्स्ट ईयर जो आपका, आपने 10,000 मशीन खरीदे और वापस अगले साल उसको 20,000 में बेच रहे हो तो आपका फायदा हो गया। पर 10 में खरीदी और 6 में बेच रहे हो तो क्या हुआ, आपकी गिरावट आ गई। मतलब मूल्यह्रास का मतलब क्या हो गया,
उत्पादन प्रक्रिया में होने वाली परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां मतलब कोई मशीन, परिसंपत्तियां जैसे मशीन हो गई या भवन, औजार, इन सब के मूल्य में क्या होती है, मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है, उसको बोलते हैं मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास समझ गए, मूल्यह्रास की क्या होता है, तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास इसको बोलते हैं एनडीपी। और उसी तरह नाम होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसको कैसे निकालते हैं, एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी, जीएनपी माइनस जीएनपी माइनस हो गया आपके मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास हो जाता था। इसको आप क्या बोल सकते हो, एनएनपी, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखें, एनएनपी का फॉर्मूला कैसा, तो आपसे फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, सीईटी में वैसे ही पूछेंगे। पहले तो पूछ लेगा आपका जीडीपी का फॉर्मूला, जीएनपी का और एनडीपी का। तो जीडीपी, जीएनपी का क्या है, जीएनपी का हो गया जीडीपी प्लस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है। और एनडीपी का हो जाएगा आपके जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो ये 3-4 फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, तो फॉर्मूले को देख के आप क्वेश्चन या फिर डेफिनेशन देके पूछ लेगा, ठीक है। अब मूल्यह्रास के अंदर क्या क्या चीजें काउंट की जाती हैं, अब जीडीपी, जीएनपी, इनकी भी अलग अलग प्राइस होती है, तो इनको 4 तरह से काउंट किया जाता है। जीडीपी है, जीएनपी है, ये 4 प्रमुख मद है ना, एनडीपी, एनएनपी, इनकी गणना 3 आधार पे की जाती है, 3 आधार है इनके, उस पे की जाती है। तो पहला नाम होता है जीडीपी ऑन ए स्तर कीमत, क्या बोलते हैं उसको, या कांस्टेंट प्राइस, क्या बोलते हैं, या तो स्तर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। फिर होता है जीडीपी, होता है दूसरा, होता है प्रचलित कीमत पे, किस पे, प्रचलित कीमत पे, ये इसको बोलते हैं करंट, मतलब करंट में कौन कौन सी चर्चा है, करंट प्राइस। और तीसरा होता है जीडीपी, होती है कारक तत्व, किस पे, कारक लागत, मतलब फैक्टर कॉस्ट, जिसको बोलते हैं एफसी, फैक्टर कॉस्ट। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, इस पे बेस पे किस तरह से आप जीडीपी काउंट करते हैं। अब जीडीपी स्तर कीमत पे क्या होती है, मतलब कि जीडीपी स्तर कीमत, इसको बोलते हैं आधार वर्ष, अभी बताते हैं। देखो, एक होता है स्तर कीमत, एक होता है प्रचलित कीमत। स्तर कीमत क्या होता है, इसको आधार वर्ष भी बोलते हैं, मतलब इसी के बेस पे हम आगे की गणना करते हैं। जैसे स्तर कीमत अभी कौन सी है, 2011-12 ले रखा, हमारा फिक्स प्राइस है इसी का। और जबकि बाजार मूल्य, इसको बोलते हैं बाजार मूल्य। जैसे प्रचलित मूल्य मतलब 2022-23 का डाटा, तो हो गया प्रचलित मूल्य, प्रेजेंट टाइम। इसकी गणना आधार वर्ष पर की जाती है, आधार वर्ष पर गणना की जाती है, जबकि इसकी गणना वर्तमान वर्ष में की जाती है, वर्तमान मूल्यों के आधार पर की। और इसी को बोलते हैं रियल जीडीपी। वास्तविकता में जीडीपी तो ये है नॉमिनल जीडीपी। क्या नाम है, नॉमिनल जीडीपी।
जैसे पहले आपके 10 क्विंटल गेहूँ होते थे, 1,000 रुपये में बेच देते थे। तो बट आज क्या हो रहा है तो वही 10, पर उसको 12,000 में आप बेच रहे हो। तो वर्दी हो रही है कितने हज़ार की दिखा रहा है, 2,000 की। अरे ये 2,000 की वर्दी नहीं है, ये 2,000 का क्या हुआ, महंगाई हो गई आपकी। प्रोडक्शन तो वही है ना, 10 टन पहले थे, 10 टन अभी भी है। भाव अब क्या हो गए, बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 2,000। तो 2,000 की आपकी महंगाई हुई है। तो मतलब प्रचलित कीमतों पे क्या आ गई, महंगाई बढ़ी है। न कि आपका प्रोडक्शन बढ़ा है, न तो आपकी इनकम बढ़ी है, न ही कुछ चीज़ें आपकी क्या बढ़ गई, महंगाई। तो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। एक होता है जीडीपी महंगाई। तो महंगाई मापने का दर कैसे करते हैं, तो महंगाई का मापन कैसे करते हैं, महंगाई का मापन करने के लिए क्या करते हैं, नॉमिनल जीडी को ऊपर रख देते हैं, नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी इंटू 100। तो ये भी फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभी, जीडीपी डिफ्लेक्टर बताओ या महंगाई का मापन करने के लिए। फिर होता है जीडीपी ऑन ए फैक्टर कॉस्ट, किस पे, कारक लागत। फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि कारक कौन कौन से है और लागत कौन कौन सी है। कारक मतलब जिस पे कारक, और लागत मतलब कितना पैसा लगा है। जैसे आपने भूमि ली, आपके पास कुछ फैक्ट्री खोलने, तो भूमि लोगे ना किराया लेने के लिए, तो उसका क्या लगता है, किराया लगेगा फैक्ट्री का, आपकी खुद की नहीं है तो। फिर आपके पास पैसे नहीं है या लेबर नहीं है, तो लेबर लेके आए, तो लेबर को क्या दोगे आप, मजदूरी दोगे, तो ये लागत आ गई। फिर पूंजी, आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे कहाँ से लिए, बैंक से लिए, बैंक को क्या देना पड़ेगा, ब्याज। तो उसी तरह उद्यम है, आपने धंधा खोल रखा है, तो उद्यम में क्या होगा, लाभ मिलेगा आपको। तो इन सबको मिला के क्या मिलता है, इसको बोलते हैं कारक लागत। ये क्या हुई, कारक लागत। तो इसके बेस पे भी जीडीपी आप काउंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब कारक लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर बाजार मूल्य। मतलब कि जीडीपी ऑन ए फैक्टर कॉस्ट, कारक तत्व प्लस शुद्ध कर, इसको बोल दिया आपने जीडीपी ऑन ए मार्केट प्राइस। देखो ये तो था फैक्टर कॉस्ट पे आ गई, मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालने क्या कर दो, उसमें कर ऐड कर दो तो आ जाएगा। तो भारत में जो नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके बेस पे की जाती, एनएनपी के आधार पे। एनएनपी कारक लागत, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर पढ़ा था हमने जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। इसके बेस पे हमने क्या करते हैं, इंडिया की जीडीपी को काउंट किया जाता है। इंडिया की जीडीपी किससे काउंट की जाती है, एनएनपी एफसी, क्या नाम है देखो, एनएनपीएफसी। इसके आधार पर इंडिया की जीडीपी, भारत की राष्ट्रीय आय हम काउंट करते हैं। और आधा वर्ष हमारा क्या है, 2011-12, ये हमारा आधार वर्ष है। अब राष्ट्रीय आय में हम किसे शामिल करते हैं, शामिल करने वाली मद है, किस किस को हम शामिल करते हैं राष्ट्रीय आय में। देखो एक तो हम करते हैं उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवा, और सेवा को। फिर हम इसके अंदर शामिल करते हैं स्वयं उपभोग के लिए उत्पाद, जैसे तुम खेती बाड़ी कर रहे हो तो खुद यूज करोगे ना, बेचते नहीं हो फिर भी, तो ये सारी चीजें। फिर सरकार द्वारा नागरिकों को क्या दिया जाता है, नागरिकों को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधा, जितने भी है, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब गवर्नमेंट पैसा तो खर्च गवर्नमेंट तो कर रही है ना। फिर कंपनियों का लाभांश, जैसे कोई कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है या गवर्नमेंट की खुद की, उसकी भी कंपनी को। फिर ब्रोकर का कमीशन, और विदेश में बैठे भारतीयों की आय।
इन सबको नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। जबकि किसे सम्मिलित नहीं करते हैं वो भी ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सम्मिलित मदें नहीं होती, पूछ लेगा आपसे कि जी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करता है। एक तो हम नहीं करता है विगत वर्ष की, जैसे स्टॉक पड़ा हमारा उसको नहीं देखेंगे, पड़ा है तो पड़ा है, विगत वर्ष का उत्पादन हमें तो इस बार की देख रहे हैं ना। फिर मध्यवर्ती वस्तु, जैसे कि आपको गेहूं से क्या बनाना है, गेहूं से डायरेक्ट बिस्किट बनेगा, उसकी चार्ज जोड़ना है, वो है फाइनल प्रोडक्ट। बीच में आपने आटा लिख दिया ना, वो आटा आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। क्यों, आटे से और भी चीज़ें बनेगी, रोटी बन सकती है। फिर विदेश से प्राप्त उपहार, इसको भी जीडीपी में के नेशनल काउंट नहीं करते हैं। फिर भूमि कर, पूंजीगत प्राप्तियां, कौन सी, पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभ कैसे, जैसे किसी ने भूमि खरीद रखी थी या भवन खरीद रखा था या शेयर मार्केट में शेयर खरीद रखे थे, ये अचानक से महंगे हो गए और आपको क्या मिल गया, अप्रत्यक्ष लाभ हो गया। क्या हुआ, अप्रत्यक्ष लाभ, जिसका कोई पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं था, तो वो भी इसमें शामिल नहीं करते हैं। या लॉटरी निकल गई आपकी, तो लॉटरी का जो धन है उसको भी शामिल नहीं करते हैं। फिर भारत में कोई भी विदेशी कंपनियां हैं, भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं वो अगर आय करके इनकम करके इंडिया में जाती है तो उसको भी शामिल नहीं करते हैं। फिर कोई पेंशन दे रही है गवर्नमेंट, उसको भी हम भारत की नेशनल इनकम में शामिल नहीं करें, क्यों, वो तो दे दी है आपको, नेशनल इनकम हो गई, पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, वो तो गवर्नमेंट आपको दे रही है, आपकी कमाई थोड़ी है वो, तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करता है। तो ये कन्फ्यूजन करेगा आपको, किसको शामिल करता है किसको नहीं करता है, ये ध्यान रखें। फिर भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास देखा जाए तो कब है, हिस्ट्री की बात करें कब से इसको शुरू किया गया, तो हिस्ट्री बात की जाए सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने इसको किया था। किसने, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने इसका प्रतिपादन किया था 1969 के अंदर। और जब उन्होंने बताई थी प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई, मात्र 20 रुपये, 20 रुपये, वो भी वार्षिक, मतलब साल में जो 20 रुपये कमा रहा वो खूब होते थे उस टाइम। सही बात है, उस टाइम बहुत महंगाई थी, था ही नहीं, पैसे जानते ही नहीं थे। VKRV राव, कौन सी कमेटी, VKRV राव ने, उन्होंने बताया था 1931 के अंदर भारत की राष्ट्रीय आय बताई थी उन्होंने, प्रति व्यक्ति आय थी 62 रुपये। जो प्रति वर्ष 62 रुपये कमाता था उसको क्या माना जाता है, हाँ ये ठीक है। फिर है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर भी राष्ट्रीय तो गणना की गई, तो सबसे पहले की गई राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई। क्या बनाए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ये कब किया गया था, 1948। ये वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित थी और पहला इसका जो इन्होंने किया था उनका नाम था अध्यक्ष PC महालनोबिस। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे और इन्होंने अनुमानित कितना बताया, 246 रुपये जो प्रति वर्ष कमा रहा वो क्या धनवान था उस टाइम। और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम प्रयास है, आज़ादी के बाद में प्रथम प्रयास है। बट वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की गणना वो किसकी, कौन करता है, NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या CO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा की जाती है। तो डाटा की बात की जाए तो अभी भारत की नेशनल आय कितनी है, अगर देखा जाए तो स्थिर कीमतों पे तो है 93,973 और प्रचलित कीमतों पे 150,326 रुपीज़। जबकि राजस्थान की हो गई ये है आपके 81,231 एंड ये आपकी स्थिर कीमत पे, ये आपकी प्रचलित कीमत पे। ये क्वेश्चन पूछेगा, मतलब पूछेगा, इसको ध्यान रख के डाटा को याद करके जाए। ये तो हमारी विधि कौन सी वाली, उत्पादन विधि। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां थी, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो उत्पादन विधि की हमने चर्चा की, अब है अपनी आय विधि। कौन सी विधि, आय विधि। आय विधि में क्या होता है,
राष्ट्रीय आय को मापने के लिए क्या किया जाता है? एक तो किराया प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ, इसको जोड़ा जाता है और राष्ट्रीय आय निकाल ली जाती है। किसमें? आय विधि में। जबकि वह विधि क्या होती है? कितना खर्च हुआ उसके ऊपर। वह विधि में होता है राष्ट्रीय आय को गणना करने के लिए उपभोग प्लस निवेश, नियति और आयात, कितना आयात किया कितना निर्यात किया, यही चीज़ थी। और अपना सेशन यहीं पे एंड होता है हमारा। क्या राष्ट्रीय आय का पूरा कंप्लीट हो गया भैया। और भी कोई चीज़ हो, डाउट हो तो आप कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और कोई भी तकलीफ हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपका